डायफ्रामेटिक हर्निया। हर्निया का मतलब क्या होता है? हर्निया का मतलब होता है पैसेज ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट्स थ्रू अ होल। ठीक है। और आमतौर पे वो जो होल है या वो जो वीक एरिया होता है वो पाया जाता है इन दी एब्डोमिनल वॉल। ठीक है। तो आमतौर पे वी डिफाइन हर्निया both in the anatomy and surgery. A hernia is the condition in which the body contents, जैसे कि organs हैं, blood vessels वगैरह, nerves, lymphatics, along with organs, they pass or come out through a defect, weakness, or hole in the body wall. In case of diaphragmatic hernia, नाम बता रहा है कि passage of the abdominal contents, ठीक है, through a defect or malformation or a development of an abnormally large hole, कहाँ पे? डायफ्राम में। ठीक है। चूंकि ये हर्निया पैदाइश के दौरान ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ भी बन जाता है और एट बर्थ मौजूद होता है, इसके अलावा आफ्टर बर्थ, एडल्ट लाइफ, चाइल्डहुड, किसी भी एज पे फेज ऑफ लाइफ में, एडल्ट लाइफ में ये डेवलप हो सकता है। सो आपको पता है कि जो चीज एट द टाइम ऑफ बर्थ मौजूद हो, वो इसलिए मौजूद हो क्योंकि वो डेवलपमेंटली बन जाती है। कोई भी डिफेक्ट उसको कहते हैं कंजेनिटल, और जो बाद में डेवलप होती है आफ्टर बर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा या पैथोलॉजी कोई और, उसको कहते हैं एक्वायर्ड। तो सिमिलरली जो ये डायफ्रामेटिक हर्नियाज हैं, जब ये एट द टाइम ऑफ बर्थ मौजूद हों और ये डेवलप हो गए हों ड्यूरिंग द इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो उसको कहते हैं कंजेनिटल हर्निया। और जो बाद में डेवलप हों लेटर इन द लाइफ आफ्टर बर्थ, उसको कहते हैं एक्वायर्ड हर्निया। कंजेनिटल हर्निया हमारे पास दो तीन तरह की लोकेशंस पे हमें मिलता है। रेट्रोस्टर्नल हर्निया, इसका क्या मतलब है कि डायफ्राम में जो होल है वो एबनॉर्मली इतना बड़ा होल है बिहाइंड द स्टर्नम कि वहां से एब्डोमिनल कंटेंट्स पास करके स्लिप हो जाते हैं इनटू द थॉरेक्स। अब एब्डोमिनल कंटेंट्स कौन से पास हो सकते हैं? वो पास हो सकते हैं स्टमक, एसोफिगस वगैरह। ठीक है। सो डायफ्राम और स्टर्नम के बीच में ऐसी कौन सी स्पेस है, एग्जिस्ट करती है, that can become a passageway for the passage of the abdominal contents into the thorax. That is the foramen of Morgagni or space of Blary. ये बेटा आपको अगर याद हो डायग्राम, आपको पता है कि बीच में सेंट्रल टेंडन होता है which has no bony attachment. Bony attachment किसकी होती है? Muscular peripheral part of the diaphragm की। So वो पार्ट डायफ्राम का जो ज़ीफर्ड प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच होता है, उसको कहते हैं sternal part of the diaphragm. Sometimes or often there are multiple small foramina behind the or between the posterior surface of the Ziefert process and the muscular attachment of the diaphragm. Presence of these foramina, when they are present, they are labeled as foramen of Morgagni, foramina of Morgagni. And when they are abnormally large, developmentally, when they become abnormally large, इतना बड़ा gap develop हो जाता है, congenital time पे मौजूद होता है, it can become a passageway for the abdominal contents into the thorax. So ये it is one of the reasons causes for the retrosternal hernia. So retrosternal hernia में abdominal contents move करते हैं into the thorax through which foramen? Foramina of Morgagni. Location मैंने आपको दिखा दी है. Then we have a posterolateral hernia. इसको टिक कर लो, ये एग्जाम में बहुत दफा आता है posterolateral hernia एनाटॉमी के पेपर में। ये हर्निया तब डेवलप होता है जब पोस्ट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द डायफ्राम में डेवलपमेंटली एक बड़ा सा होल बन जाए, डिफेक्ट रह जाए। इसका मतलब है कि पोस्ट्रोलैटरल एस्पेक्ट पे जो मस्कुलर पार्ट है वो अपनी बोनी अटैचमेंट पे अटैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बीच में स्पेस रह जाती है, होल रह जाता है, डेवलप हो जाता है डिफेक्ट इन द पोस्ट्रोलैटरल पार्ट ऑफ द diaphragm. When this space or foramen or opening is present or hole is present, इसको कहते हैं foramen of Waschdalek. तीसरा हमारे पास आता है posterior hernia. Posterior hernia again developmental abnormality है when a posterior part of the diaphragm, जो कि again muscular part है, it fails to develop properly. उसमें भी hole रह जाता है. Central hernia.
सेंट्रल हर्निया तब डेवलप, ये बहुत रेयर कॉज है, अगर आपको इस एग्जाम में नहीं भी पता होगी तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ सुन लें। रप्चर ऑफ द फीटल मेम्ब्रेनस डायफ्राम इन द लेफ्ट डोम समटाइम्स हो जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रल हर्निया डेवलप होता है। बेटा जो कंजेनिटल हर्नियाज होते हैं, वट एवर द कॉज इज, मकसद ये है कि डायफ्राम में कोई डेवलपमेंटली होल बड़ा सा डिफेक्ट डेवलप हो गया है या रह गया है, या वहां पे उस पर्टिकुलर पार्ट पे डायफ्राम का मस्कुलर पार्ट डेवलप ही नहीं हो पाया। सो इन शॉर्ट के एक होल डेवलप हो गया। होता क्या है कि फिर ड्यूरिंग इंट्राएम्ब्रियोनिक लाइफ होता क्या है कि एब्डोमिनल कंटेंट्स जो डेवलपिंग स्टमक, डेवलपिंग एसोफेगस वगैरह होते हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, व्हाट डू दे डू, दे पास एंड मूव इनटू द थॉरिक्स। अब उसका थॉरिक्स के presence of the abdominal contents in the thorax, what complication can arise as a result of presence of the abdominal contents in the thorax? Thorax में कौन से organs पड़े हुए हैं? Lungs and heart. So presence of the abdominal contents in the thorax will lead to what during intraembryonic life? Affected, retarded development of thoracic viscera, particularly lungs, और खास तौर पे लेफ्ट लंग। दिस कंडीशन, जब लंग्स की डेवलपमेंट पूरी ना हो और लंग्स अपने साइज में छोटे रह जाएं, क्योंकि वो उनके पास स्पेस ही नहीं होती बढ़ने के लिए, क्योंकि वो जो स्पेस जो उनके बढ़ने के लिए रखी गई थी, नाउ इट इज ऑक्यूपाइड बाय व्हाट? एब्डोमिनल कंटेंट्स like stomach, esophagus, intestine. So what is going to happen to the lungs? Their growth, their development will be retarded, leading to a condition called lung hypoplasia. Lung hypoplasia. Now this condition is life threatening, fatal condition. इसीलिए congenital hernias के साथ जो mortality rate है, it is more, ठीक है, इट इज ह्यूज, ज्यादा होता है मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जो है इसमें, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द एक्वायर्ड हर्निया, ट्रॉमेटिक, द कॉज ऑफ द एक्वायर्ड कुड बी ट्रॉमेटिक, राइट, और अगेन डेवलपमेंट ऑफ अ डिफेक्ट, पर्टिकुलरली अ परसिस्टेंट कंजेनिटल डिफेक्ट, ठीक है, कि वो कंजेनिटल डिफेक्ट जो रिपेयर नहीं हो पाया, या उस टाइम एट द टाइम ऑफ बर्थ वो इतना बड़ा कोई डिफेक्ट नहीं था कि जी वो पता लगता, उसकी मौजूदगी, साइन सिम्टम्स मैनिफेस्ट नहीं हुए, तो किसी तरीके से वो कंजेनिटल डिफेक्ट जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ डायग्नोज होने से रह गया। नाउ इट इज गोइंग टू बिकम अ कॉज ऑफ एक्वायर्ड हर्निया इन लेटर इन द एडल्ट लाइफ, इसलिए कंजेनिटल हाइटल हर्निया एक्वायर्ड की रीजनिंग में डाला हुआ है कॉजेज में। सो बेटा इसमें हमारे पास जो है दो तरह के आ जाते हैं, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। इनको टेक कर लो, ये एग्जाम के आपके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के एग्जाम में डायफ्राम के हर्निया में से ये एसएक्यू है, ये एग्जाम में आया हुआ है काफी दफा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंस एंड सिम्टम्स, या इसकी जो एनाटॉमिकल बेसिस है, एनाटॉमिकल रीजनिंग है बिटवीन द टू। रोलिंग हर्निया किसको कहते हैं, स्लाइडिंग हर्निया किसको कहते हैं? ये देखें बेटे, दिस इज स्लाइडिंग हर्निया एंड दिस इज रोलिंग और हाइटल और पैरा एसोफेजियल हर्निया। ये एक ही कंडीशन के तीन नाम है। इसमें क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? What difference beta can you appreciate between the two? In case of sliding hiatal hernia, what part of esophagus or stomach will slide through the defect in the diaphragm and will come to lie in the thorax, thoracic cavity, and what part of the esophagus or GIT, if we say broadly, will pass through the defect in the diaphragm into the thoracic cavity? In case of sliding hernia, जो बेटा गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन होता है, the junction between the
esophagus and stomach, उसको कहते हैं lower gastroesophageal junction. That junction slides through the defect in the diaphragm and comes to lie in the thoracic cavity, along with sometimes accompanied by part of stomach. Whereas in case of rolling hernia, hiatal hernia, or paraesophageal hernia, what happens in this condition? It is the other type of hiatal hernia in which the junction of the esophagus with the stomach, that is gastroesophageal junction, and most of the stomach remains below the diaphragm. Gastroesophageal junction and most of the stomach, they remain below the diaphragm, but the upper part of the stomach, देखो, let me tell you the parts of the stomach first. जब आप सेकेंड ईयर में स्टमक की अनाटमी पढ़ेंगे, ग्रॉस अनाटमी, आप उसके पढ़ेंगे पार्ट्स. अब पार्ट्स कौन से होते हैं स्टमक के? ये जो आपको टोपी की तरह का डोम नजर आ रहा है ना स्टमक का, इसको कहते हैं बेटा फंडस. ये सारे के सारी जो है ना, ये स्टमक की बॉडी होती है. और ये जो आपको कैनाल शेप पार्ट ऑफ स्टमक नजर आ रहा है ना, जो कि आगे बन रहा है ड्यूडेनम, इसको कहते हैं पाइलोरस. आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा. तो इन केस ऑफ रोलिंग हर्निया, पैराएसोफेजियल हर्निया, जो ये फंडस होता है ना, that rolls into the thoracic cavity through the defect in the diaphragm. So sliding में क्या हुआ? What is the difference between the two conditions? Sliding में gastroesophageal junction and sometimes accompanied by part of stomach roll into the or slide into the thoracic cavity through the defect in the diaphragm. Whereas in case of paraesophageal or rolling hiatal hernia, this junction, gastroesophageal junction and most of the stomach, they remain beneath the diaphragm, but fundus of the stomach, however, moves through the, slides through the, rolls through the defect in the diaphragm to come to lie in the thoracic cavity. The sign symptoms for the diaphragmatic hernia, particularly sliding and rolling, इसमें बेटा जो हाइटस हर्निया होता है उसके अंदर जाहिर सी बात है what part of the GIT is slipping through the defect to come to line the thorax? Stomach and gastroesophageal junction, so lower part of the esophagus. अब आपको पता है what does stomach produce? It produces acidic juice. ठीक है, ये जो हमें sometimes हम खाना ज्यादा खा लें, oily खाना खा लें, fatty खाना खा लें, spicy खाना खा लें, what do you feel behind the sternum? Acha, Ajmal, please send me. So beta, in case of congenital diaphragmatic hernia, the baby will present to you with respiratory distress. ठीक है, respiratory distress उसको कहते हैं, जिसका मतलब है कि baby can either present with abnormal breathing, either hyper or hypo, particularly उस साइड पे जिस साइड का लंग हाइपोप्लास्टिक होगा, particularly left side पे. तो उस साइड पे, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे उसकी बेटा ब्रीदिंग मूवमेंट्स रिड्यूस्ड होंगी चेस्ट की. ठीक हो गया. तो आपको इस तरह से सिनेरियो दे सकते हैं. अगर एडल्ट्स में एक्वायर्ड हर्निया का सिनेरियो बना के देंगे तो आपको जीआईटी के साथ रिफ्लक्स एसिडिक डिजीज के साथ, कंडीशन के साथ आपको देंगे कि पेशेंट जो है उसको एक्सेसिव बर्निंग है, सिवियर बर्निंग है, उसके एसोफिगस जो है अगर वो ज्यादा परसिस्टेंट उसके एसिडिक जूसेस जा रहे हैं उसमें, तो अल्टीमेटली सिवियर कंडीशन में क्या होता है कि उसका जब एसोफिगस का बेटे म्यूकोजा जो है वो डैमेज होता है तो एसोफिगस की ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एसोफिजियल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये उसकी जो म्यूकोजल वॉल्स होती है ना वो डैमेज होने के बाद एक दूसरे से डिफरेंट जगह पे दो, देखो ल्यूमेन है ना, सिलिंड्रिकल ल्यूमेन है.
ठीक है, तो उसका जो ल्यूमेन है वो अंदर से इंटरनली ल्यूमेन की साइड पे जो वॉल्स होती है म्यूकोजा की, वो एक दूसरे के साथ एडहेयर कर जाती हैं, चिपक जाती हैं, जिसको कहते हैं एसोफेजियल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, लीडिंग टू द नैरोइंग ऑफ द एसोफेजियल ल्यूमेन. Now, how will the patient present to you in case of development of esophageal strictures? बताइए. So yes, the patient will present in case of esophageal strictures with the complaint of the difficulty and pain associated with the swallowing. So the passage of the food bolus, particularly solid food bolus, will be difficult through the esophagus to reach the stomach. The other clinicals related with the diaphragm include damage to the phrenic nerve. And you know that the sole nerve supply to the muscle of the diaphragm is phrenic. So phrenic nerve can be damaged since phrenic nerve is present on both sides. It's a paired nerve. So phrenic nerve, damage to phrenic nerve can be unilateral or bilateral. So in case of either condition, either unilateral dome of the diaphragm or complete diaphragm will be paralyzed, leading to increased difficult breathing. Such patients with paralysis of diaphragm require assisted breathing techniques. What does this term mean? Assisted breathing techniques. Either you will have to put the patient on the ventilator, or you will have to create a passage through the diaphragm, through the trachea, to pass the endotracheal tube in order to make sure the patient can take in and out the breathing. So another very important clinical that is associated with the diaphragm is the damage to the phrenic nerve. So phrenic nerve, since it is paired nerve present on both right and left side of the midline, and it originates from C3 to C5 cervical spinal nerves, anterior rami. So what happens in case of unilateral damage to the phrenic nerve, that unilateral part of the diaphragm supplied by that nerve will be paralyzed. But in case of bilateral damage to the phrenic nerve, bilateral paralysis, complete paralysis of the diaphragm will occur. And such patients are usually put on the assisted breathing technique. Secondly, why would bilateral damage to phrenic nerve occur? Usually that result when the cervical vertebrae, they are damaged. Most commonly, unfortunately, associated with the fall from the horseback during the horse riding. Other conditions, causes that include that may lead to the damage to the phrenic nerve, mostly unilateral, are the stab wounds in the neck. खंजर से या bullet injuries हो neck में, अगर तो वो one sided हो, तो those injuries can also lead to the damage to phrenic nerve. Now moving on to the radiology of the chest. जो एग्जाम में हम लोग स्पॉट्स लगाते हैं बेटा, वो इन जगहों पे लगाते हैं. इनमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम में रेडियोग्राफ जो लगाएंगे स्टेज में, और इस स्टेज में भी आएगा आपको थॉरिक्स की. सबसे पहले तो आपको ये हार्ट का शेडो नजर आ रहा होगा, हार्ट का शेडो, ठीक है. फिर आपको जो है ये वेस्कुलेचर, पल्मोनरी जो वेस्कुलेचर है, लंग वेस्कुलेचर है, वो आपको नजर आ रहा है, उसका शेडो नजर आ रहा है, जो ब्रांचिंग. ये बीच में आपको लिम्फेटिक नोड्स भी छोटी छोटी नजर आ रही हैं, ठीक हो गया. बड़ा सारा शेडो जो है ये हार्ट है, और ये जिस स्पेस में पड़ा हुआ है आपको पता है, दिस स्पेस इज नोन एज मीडियास्टिनम. सो ये जो हम इस पे लगाते हैं स्पॉट, अगर इस पे लगेगा स्पॉट तो इसमें आपने राइट एट्रियम या राइट बॉर्डर भी आप लिख सकते हैं हार्ट का. ये लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट है, ठीक हो गया. ये नीचे जो डोम्स आपको नजर आ रहे हैं व्हाइट में, और ये लंग की जो आपको नीचे डायफ्रामेटिक सरफेस नजर आ रही है, ठीक है, इस पे हम लगाते हैं. तो इसमें आपने राइट या लेफ्ट डोम लिखना होता है डायफ्राम का, ठीक है. इसके अलावा आप इस पे आ जाएं, ये आपको एक आर्चिंग नकल की तरह आपको प्रोट्रूडिंग प्रोजेक्शन सी नजर आ रही है. ये प्रोजेक्शन जो ऊपर वाली है, ये प्रोड्यूस होती है
जब एओर्टिक आर्च राइट टू लेफ्ट डिसेंड करने के लिए, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा बनने के लिए नीचे जाती है, तो जब वो लेफ्ट साइड पे आती है तो वो ये एक्सरे के ऊपर ये नकल शेप्ड प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करती है। उससे नीचे जो प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है बेटा, ये पल्मोनरी ट्रंक की प्रोजेक्शन है, ठीक है। हम आमतौर पे एओर्टिक पे लगाते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो कॉस्टो डायफ्रामेटिक रिसेसेस हैं, ठीक है, कॉस्टो मीडियास्टिनल एंड कॉस्टो डायफ्रामेटिक रिसेसेस, कॉस्टो मीडियास्टिनल एंड कॉस्टो डायफ्रामेटिक रिसेसेस, इन पे हम लगाते हैं, ठीक है। तो इस अगर हम नीचे लगाएं तो यहाँ पे आप डोम ऑफ डायफ्राम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम अक्सर वैसे डोम ऑफ डायफ्राम से ज्यादा हमारा मकसद होता है पूछना आपसे कॉस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, ठीक है। तो कॉमन स्पॉट्स जो हम रेडियोग्राफ्स पे लगाते हैं उसमें ये राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, इसके अलावा ये एओर्टिक नॉब या एओर्टिक नकल भी इसको कहते हैं। और कभी कभार अगर ज्यादा ही हमने मुश्किल क्रिएट करनी हो बच्चों के लिए, वी वांट टू गिव देम अ टफ टाइम, तो परमानेंट ट्रंक पे लगा देते हैं, अदरवाइज ठीक हो गया। यहाँ पे लगाएंगे लेफ्ट बॉर्डर पे तो आप लेफ्ट वेंट्रिकल भी लिख देंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट द रेडियोलॉजी ऑफ द चेस्ट।